आज जैसा कि पिछले 2-2.5 दशकों से आप मुझे देख रहे हैं, हमने हमेशा मिथ्या आरोपों, षड्यंत्रों को ही झेला है। आज भी एक नए षड्यंत्र का पतंजलि शिकार हुआ और उस पूरे षड्यंत्र के पीछे की पूरी साजिश की तारें कैसे कैसे जुड़ी हुई हैं, वो भी सब आपके सामने रखूं। एक बात से अपनी बात शुरू करता हूं। किसी भी ब्रांड को, इंस्टीट्यूशन को, विश्वास को बनाने में वर्षों लग जाते हैं, जिंदगी खप जाती है। और किसी पर झूठे आरोप लगा करके 1 मिनट में उसको ढाया जा सकता है, लेकिन हम ढहने वालों में नहीं है। क्योंकि जन्म से लेकर के आज तक स्वामी रामदेव ने एक बार भी भगवान के विधान का और देश के संविधान का, कानून का अतिक्रमण नहीं किया है। और इसलिए मैं कहता हूं, जिस दिन मैं मूल्यों से गिर जाऊंगा उस दिन मुझे कोई बचा ना सकेगा। और जब तक मैं मूल्यों और सिद्धांतों, आदर्शों पर, सच्चाई पर, न्याय के मार्ग पर मैं चल रहा हूं, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। अब बहुत लोगों को मिर्ची लगती है, बहुत लोगों को ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, बहुत से लोगों के निहित स्वार्थ आहत होते हैं कि स्वामी रामदेव एक किसान का बालक अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में और गुरुकुल में पढ़ करके इतना बड़ा ब्रांड क्यों बना दिया, कैसे बना दिया। अभी तो रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको हमने 4,300 करोड़ में अधिग्रहण किया था, अब उसका नाम पतंजलि फूड्स हो चुका है। उसकी नेटवर्थ, उसका मार्केट कैप आज लगभग 50,000 करोड़ रुपए खड़ा हो गया। लोगों ने कहा, जब मैंने इस कंपनी का अधिग्रहण करने की उद्घोषणा की और कहा, अरे स्वामी रामदेव तो अब बर्बाद होगा, 4,300 करोड़ रुपए कहां से लेकर के आएगा और कैसे इस कंपनी को चलाएगा, ये तो हाथी है, ये तो सब कुछ खा जाएगा, पतंजलि को भी खा जाएगा, बाबा रामदेव को भी खा जाएगा। आज जो एक बीमार कंपनी थी, उसका हमने नेटवर्थ लगभग 50,000 करोड़ रुपए का खड़ा किया। यह देश के लोगों का हम पर विश्वास है और उसके पीछे एक पुरुषार्थ है। उस कंपनी को पूरा टर्न अराउंड किया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ और एक लक्ष्य के साथ कि 2047 जब भारत का आजादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा तो पतंजलि भी अपना इस राष्ट्र के निर्माण में एक बड़ा योगदान देगा। और इस भारत को आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में जो आज हम काम कर रहे हैं, एक सन्यासी ने परमार्थ की भावना से अर्थ का इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया कि 40,000 करोड़ रुपए का आज पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर है, जो आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 1 लाख करोड़ करने का हमारा लक्ष्य है। और 1 लाख करोड़ आपको ऐसे ही आश्चर्य लग रहा होगा, जब आज से 5-7 साल पहले जब मैंने इसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से, इसी पत्रकार वार्ता में कहा था कि पतंजलि का टर्नओवर 20-25 हजार करोड़ रुपए का होगा, तब लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई थी, मखौल उड़ाया था। वैसे तो मुझे हर पल अपनी लोग मेरी हैसियत का एहसास कराने में जुटे रहते हैं। अब देखेंगे बाबा की औकात क्या है। तो हमारी औकात यह है कि हमारा ग्रुप टर्नओवर आज लगभग 40,000 करोड़ का है। हम आने वाले 5 सालों में विजन रखते हैं कि हम लगभग 1 लाख करोड़ तक इसको लेकर के जाएंगे। अभी एक पतंजलि फूड्स हमारी लिस्टेड कंपनी है, तो आने वाले 4 नाम और जुड़ने वाले हैं। वो आगे 5-7 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 तो अभी हमारी निगाहों में हैं, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। खाली सपने नहीं देखते हम। पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि वेलनेस और पतंजलि लाइफस्टाइल, ये 4 कंपनियां तो सुनिश्चित हैं।
उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया में आने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये सच है कि इस देश का सांस्कृतिक धार्मिक मीडिया उसको तो लीड पतंजलि करता है, चाहे वो आस्था और संस्कार हो, चाहे और उसके पीछे का एक तंत्र हो। तो अभी हम मीडिया में नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए कोई थ्रेट नहीं है। वैसे थ्रेट किसी को होती नहीं है, लेकिन हंसी मजाक की बात थी। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज हम लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आने वाले 5 सालों में 5 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट रोजगार देने का हमारा पुरुषार्थ है, दृष्टि है, और उसके ऊपर क्रियान्वयन कर रहे हैं हम। क्योंकि योग आयुर्वेद और स्वदेशी के साथ साथ भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा में 2 बड़े काम और हो रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड से हम करीब 1 लाख स्कूलों को एफिलिएट आगे करने वाले हैं, और उसमें शिक्षा के क्षेत्र में लाखों रोजगार सृजित होंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में पतंजलि वेलनेस से पहले 1000 पतंजलि वेलनेस के आईपीडी ओपीडी, फिर 5-10 हजार, और लक्ष्य मेरा 1 लाख पतंजलि वेलनेस के सेंटर्स देश और दुनिया में स्टैब्लिश करने का हमारा इरादा है। और पूरी दुनिया से एलोपैथी को रिप्लेस करने का मेरा संकल्प है। मैं जितना भी कर सका करूंगा, क्योंकि इमरजेंसी ट्रीटमेंट और बहुत जरूरी सर्जरी को छोड़ करके 98% एलोपैथी की जरूरत नहीं है, और उसमें बीमारियों का कंट्रोल तो हो सकता है, क्योर नहीं हो सकता। डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट से आज पूरी दुनिया जूझ रही है। और हमने बीपी का, शुगर का, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस आदि तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, जिनको बाद में पुराने हो पर क्रोनिक डिजीज और पुराने हो जाए तो इनकेरेबल डिजीज का तमगा लगा दिया जाता है और कह दिया जाता है इनकम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कोई उपचार नहीं, उसका भी हमने उपचार करके दिखाया। फिर उस पर भी हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि पूरा मेडिकल सिस्टम जिसको नहीं कर सका, एक स्वामी रामदेव ने क्यों कर दिया। अरे मेरी तो कोई औकात नहीं, लेकिन मेरे ऋषियों से मैंने जो ज्ञान पाया है, चारों वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का, रामायण महाभारत का, 18 पुराणों का, उस वैदिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान के बल पर हमने वो करके दिखा दिया जो पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया। हमने डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया। मैं अगले बार आपको एक लाइव कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं यही प्रेस की, जिसमें मैंने जिनको टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट को क्योर किया है, मैंने जिन बीपी, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, फैटी लिवर से लेकर के वो तमाम डिजीज, लिवर किडनी फेलियर पेशेंट्स को जिनको मैंने बचाया है, उन पेशेंट्स को भी आपके सामने लाइव लाने वाला हूं। और सुप्रीम कोर्ट में हम एक केस फाइल करेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको थोड़ा और आगे लंबा लेकर के चलेंगे कि एक इंटीग्रेटेड पैथी की बात होनी चाहिए। केवल एलोपैथी में पूरी विश्व के आयुर्विज्ञान को समेट दिया जाए, यह तो अन्यायपूर्ण है। खैर, तो हम 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को एक नया आयाम देकर के। हम इस देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिसके लिए हमारे देश के देवतुल्य श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 हजार करोड़ की 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है कि देश में करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की हमारी फॉरेन करेंसी की हानि होती है। हमारे रुपए का डिवेल्युएशन होता, अवमूल्यन होता हमारे रुपए का। 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए एडिबल ऑयल में चला जाता है। हम अपने देश को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना सकते खाद्य तेलों में? जो बात नेचुरल ऑयल्स की हो, वर्जिन ऑयल्स, ये सरसों का तेल, ये नारियल का तेल, ये मूंगफली का तेल, इसके साथ साथ 1 एकड़ में 4 गुना ज्यादा हम ऑयल प्रोडक्शन कर लेते हैं। पाम में 40 साल तक उसका पौधा चलता है, पेड़, और उससे हमारी जो है विदेशी मुद्रा का जो इतना भारी भरकम नुकसान हो रहा है, उससे देश को बचा पाएंगे। हम 15 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर पाम प्लांटेशन करने वाले हैं। यह देश की आर्थिक समृद्धि में, इस देश को आर्थिक गुलामी और दरिद्रता से मुक्ति दिलाने में एक बड़ा पुरुषार्थ होगा पतंजलि का। 5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर हम अभी समय हम लोग कर रहे हैं 60,000 हेक्टेयर, माने करीब 1.5 लाख एकड़ पर जो हम अभी पाम प्लांटेशन ऑलरेडी चल रहा है। पिछले 25 सालों से हम इस कार्य में लगे हुए हैं। आने वाले समय में 15 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि पर यह कार्य होगा। इसी तरह से फूड में
न्यूट्रास्यूटिकल में इस पर भी विदेशी कंपनियों का आधिपत्य था। एमवे से लेकर के तमाम हमने प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक हमने ये भी लेकर के आगे, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा। और हमने तो अब कोलेजन पाउडर जो मछली और सुअर के मोटी चमड़ी को उधेड़ करके बना जाता था, हमने तो ये कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश का एक नया अवतार ले आए और हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स का भी एक नया इतिहास बना दिया। तो लोगों को लगता है अरे जिस गति से पतंजलि प्रगति कर रहा है, आने वाले 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नेटवर्थ होगा पतंजलि का। अब इससे बहुत लोगों को ईर्ष्या होती, ईर्ष्या में, द्वेष में और अहंकार में कि ये गांव की भाषा में बोले कल को छोरो रामदेव जी ने रीट पूछने को नहीं, वो इतना बड़ा कारोबार कैसे खड़ो कर दियो, ये लोगों को तकलीफ है। अब इसमें योग का विरोध करते हैं। आपने देखा होगा मजहबी तौर पर कितना विरोध किया लोगों ने दुनिया भर में। 177 देशों के समर्थन से, वो तो इंटरनेशनल योग डे होने के बाद विरोध के स्वर थोड़े मंद पड़े, नहीं तो रिलीजियस माफिया योग का विरोध करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आयुर्वेद का विरोध करने में तमाम एमएनसीज, और हमारे पीछे तो एमएनसी माफिया के अलावा या मेडिकल माफिया, फिर सोशल माफिया जो हमारे आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता, भगवत को तो देखते उनको पसंद क्या, उनको घृणा, नफरत हो जाती है। एक भगवा वाला इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, रिलीजियस माफिया, पॉलिटिकल माफिया, एमएनसी माफिया, चारों तरफ बाबा की धुलाई करने में लगे रहते हैं। अब बाबा को खत्म करेंगे। खैर, यह कार्यक्रम चल रहा था, हमने लोगों की भलाई के लिए यह काम किया। अब इस उपचार और उपकार के इस परमार्थ के काम में भी जिन लोगों को खोट नजर आती है, उन्होंने बहुत तरह से पतंजलि को, स्वामी रामदेव को बदनाम करने की कोशिश की। आपने पहले भी देखा, पतंजलि का सरसों का तेल फेल, पतंजलि का आंवला एलोवेरा फेल, और बोले कि एफएसएसआई की गाइडलाइन में फेल हो गया। दुर्भाग्य से 2 गलतियां तो एफएसएसआई से भी हुई है। आंवला एलोवेरा की ब्रिक्स को उस गाइडलाइन में डाल दिया जिसमें जो फ्रूट जूस बाजार में जो कोई अलग अलग फ्रूट्स के जूस बेचते हैं, अब इसकी ब्रिक्स वैसी आ ही नहीं सकती। ये तो आंवला और एलोवेरा का जूस आप घर में भी निकालोगे तो उसमें थिकनेस नहीं होती है। हमने गाइडलाइंस में संशोधन कराया कि आप अपने घर में निकाल के देख लो कि आंवला एलोवेरा का जूस निकालोगे तो उसकी ब्रिक्स कैसी आएंगी। इसको ब्रिक्स में फेल दिखा दिया था। हम एक बूंद पानी नहीं मिलाते। आप जाकर के पतंजलि का प्लांट देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क हम लोग चलाते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर हम लोग चलाते हैं, 500 से ज्यादा रिसर्च साइंटिस्ट है हमारे पास में। और मैं कोई सरकार की आलोचना करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम योग में, आयुर्वेद में, फूड सेफ्टी और फूड रिसर्च में जितना बड़ा लैब और जितना बड़ा सिस्टम, जितने बड़े यंत्र हमारे पास में, उतना बहुत से शायद गवर्नमेंट के लेबोरेटरीज में भी नहीं है। अभी एफएसएसआई की गाइडलाइन में घी के मात्र 10 पैरामीटर चेक किए जाते हैं, हम घी के 75 पैरामीटर करते हैं। और गवर्नमेंट की लैब्स कितनी फिसड्डी हैं, और फिर हमको बदनाम करने लग जाते हैं। वो आपको थोड़ा सा एक नजारा रखता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। जो ये पूरा विवाद पिछले 1.5-2 महीने से मैं झेल रहा था, 100 से ज्यादा सोशल मीडिया की साइट, कुछ मेन स्ट्रीम चैनल और कुछ मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया भी उसमें सम्मिलित हो गया। बड़ा दुर्भाग्य है, कब किसी ने हमारा पक्ष जानने की कोशिश तक नहीं की। और बाबा ने लूट मचा रखी है, बाबा ठग है, ढोंगी है, 100 से ज्यादा मेरे ऊपर गालियां घड़ रखी हैं। आरोपों का कि आंधी से मुझ पर चलाई जाती है, हिमालय खड़ा कर दिया जाता है झूठ का कि स्वामी रामदेव कोई जैसे अपराधी और आतंकवादी हो। बैच नंबर BKD 21158 सितंबर 2021 में यह मैन्युफैक्चर किया गया था पतंजलि गाय का घी। और उसमें क्या दिखाया गया, धनसोली उत्तराखंड के
अंदर एक जगह है, वहां से सैंपल पिक किया गया और रुद्रपुर की लैब में भेज दिया गया, जो NABL द्वारा RM वैल्यू किसी भी चीज की जांचने के लिए अधिकृत ही नहीं है। अनधिकृत लैब में भेज दिया गया, उन्होंने हमारा सैंपल फेल कर दिया था, फेल कर, क्योंकि उनकी लैब ही फिसड्डी है, जिसके अंदर टेस्ट किया गया कि हमारा RM वैल्यू 21 दिखाया गया। फिर हमने उसको अपील की, जैसे लोअर कोर्ट में किसी के को न्याय ना मिले तो हाई कोर्ट में जाता, तो हमने हायर अथॉरिटी को लिखा, तो गाजियाबाद की लैब ने लिखा कि इसका RM वैल्यू जो 21 लिख करके हमें फेल किया गया था, बोले इसका तो 29 RM वैल्यू है, इससे बेहतर श्रेष्ठतम RM वैल्यू हो नहीं सकता घी का। अरे बोले तो पतंजलि गाय का घी तो पास हो गए, पास तो था ही, तुमने षड्यंत्र पूर्वक फेल किया। फिर बोले तो इससे तो हमारा जो है, जो पूरा जो सरकारी विभाग ही सत्य में आ जाएगा, तो बाबा को फेल करना है। तो क्या किया, फैटी एसिड प्रोफाइल का एक नया सगुफा छोड़ा गया, जबकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 30 जून 2024 को जो फैटी एसिड की गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स लागू होने थे, उनको हम पर 3 साल पहले लागू कर दिया गया, और 12 प्रकार के जो फैटी एसिड प्रोफाइल्स हैं, जिसके अंदर सैचुरेटेड एसिड होता है जो कि जमने वाला होता है, कम जमने वाला जिसको मोनो अनसैचुरेटेड एसिड बोलते हैं, उससे भी कम जमने वाला पोलो अनसैचुरेटेड एसिड बोलते हैं। कुल मिलाकर के सैचुरेटेड एसिड 8 प्रकार के और 2-2 प्रकार के मोनो और पोलो ये एसिड प्रोफाइल करवाया गया। तो फैटी एसिड प्रोफाइल में C8 और C14 उसमें हमें फेल दिखाया गया, उसमें C18 3 में भी फेल दिखाया गया। हमने सारी रिपोर्ट अपनी पतंजलि फूड्स की जो है वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है। सारी प्रोफाइल में फैटी एसिड प्रोफाइल ही नहीं, गवर्नमेंट के पैरामीटर 10 हैं, 75 पैरामीटर्स को हम स्टैंडर्डाइज के आधार पर हम चलते हैं। वो सारे स्टैंडर्ड्स में पतंजलि गाय का घी पास है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक फेल दिखाया गया। अब कैसे खेल दिखाया, अब वो आपको बताता हूं। पतंजलि का गाय का घी तो ऑस्ट्रेलिया भी जाता है, अबू धाबी दुबई में भी जाता है। पतंजलि गाय का घी तो कोरिया, साउथ कोरिया से लेकर के और पूरा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा और साउथ अफ्रीका भी जाता है। मुस्लिम देशों से लेकर के, ईसाई देशों से लेकर के, कम्युनिस्ट देशों से लेकर के चाइना में भी जाता हमारा घी। पूरी दुनिया में गाय का घी कहीं फेल नहीं होता पतंजलि का, वो हिंदुस्तान में फेल होता है। फेल कराया जाता है, कैसे करवाया जाता है। अब FSSAI ने गाइडलाइन दी कि CA 0.4 से लेकर के 1.5 तक होना चाहिए। जो भाई साहब गाजियाबाद की लैब में बैठे हुए हैं, जिनको जो बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं, किसी षड्यंत्र के शिकार हैं, या न जाने कहां से पैसा ले रहे हैं पतंजलि को बदनाम करने के लिए, उन्होंने 0.4 से लेकर के 1 तक पैरामीटर अपना नया घर का घड़ दिया। ये FSSAI की गाइडलाइन नहीं है, अपना ही पैरामीटर घड़ दिया और बोल दिया पतंजलि फेल। दूसरा नया पैरामीटर घड़ दिया, जिसमें जो है C14, C14 कार्बन 14 जो 6 से 13 होता है, उसको भाई साहब ने 6 से 10 कर दिया अपने आप ही, जो कि FSSAI की गाइडलाइन नहीं है, और बोले इसमें भी फेल हो गया। 2 पैरामीटर जो थे ही नहीं, C15 और C17, वो नए पैरामीटर घड़ दिया भाई साहब ने। ये तो जो माने जिनको जो जिम्मेदारी के पद पर हैं, जो पैरामीटर FSSAI ने तय नहीं किया, वो कर दिया। और उसमें भी पतंजलि गाय का घी पास है, C15 में भी और C17 में भी। भाई साहब ने उसमें भी पैरामीटर गड़बड़ डाल करके और उसमें भी फेल दिखा दिया। अगला ये जो C18(2) और C18(3), अब इसमें भी देखो कितना बड़ा एक बौद्धिक दिवालियापन है। मैंने अपनी हाथ से गाय का दूध दोहा, मुझे दूध दोहना आता है, बिलोना आता है। मैंने जिस मां गुलाब के कोख से जन्म लिया है, उसने 50 साल तक अपने हाथ से गाय का, भैंस का दूध निकाला है, दोहा है, और उससे मक्खन से घी बनाया है। तो मैंने कहा भाई चलो ये जो है ना,
अपने हाथ से बना करके चेक करते हैं कि ये जो इन्होंने फैटी एसिड प्रोफाइल किए हैं ये ठीक है कि नहीं। अपने हाथ का बनाया हुआ घी फेल हो गया, मैंने अमूल का घी लिया वो भी फेल हो गया, मैंने गोवर्धन का घी लिया वो भी फेल हो गया, हमने पहाड़ का एक सैंपल मंगाया जो पहाड़ में गायें चरती हैं हिमालय की घास, उसका घी मंगाया वो भी फेल हो गया। मैंने कहा भैया अब तो एफएसएसआई वालों को भी जो है अनुलोम विलोम कराना पड़ेगा। C18-3 इसकी वैल्यू इन्होंने लिखी हुई है 0.3 से लेकर के 1 तक। अब प्राकृतिक संयोग देखिए, जिस घी को फेल दिखाया गया है अब वो कोई प्राकृतिक रूप से ये तत्व आते हैं, कोई हम तो एड ऑन करते नहीं इसमें, वो पास हो गया। अब एक भी पैरामीटर में ये पतंजलि गाय का घी फेल नहीं है और हाय तौबा मचाएगी। लेकिन दो बातें मैं देखता हूं एक साथ, खूब षड्यंत्र किया गया, लाखों करोड़ों लोगों तक पोस्ट डाली गई अलग अलग मीडिया के माध्यम से, स्वामी रामदेव का घी नकली, जैसे स्वामी रामदेव दूध देता हो और घी देता हो, स्वामी रामदेव का घी नकली। दूसरी बात, हमारे घी की बिक्री में 1% भी गिरावट नहीं आई, इजाफा हुआ। तो इसके लिए तो मैं देश का शुक्रिया करता हूं कि लाख आरोप लगाने के बाद भी लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं कि पतंजलि गलत कर सकता है। क्योंकि हमारे पास में जो सिस्टम है, चाहे हम गाय का घी बनाएं या हम च्यवनप्राश बनाएं, 100 से ज्यादा पैरामीटर्स हम खुद चेक करते हैं ये हनी भरने से पहले, कोई भी बैच के 75 से ज्यादा पैरामीटर हम चेक करते हैं गाय के घी के। और देश से लेकर के पूरी दुनिया में पतंजलि की, चाहे वो मेडिसिन हैं चाहे फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो जाते हैं। और हम प्रामाणिकता से इस बात को कह सकते हैं कि हम जानबूझ करके नहीं, अनजाने में भी हमसे कोई भूल ना हो, इसलिए हम खुद जब प्रोडक्ट बनता है रॉ मेटेरियल से लेकर के बनते समय, बनने के बाद उसकी जो है जो लाइफ साइकिल है उसका, उस सबको 3-3 बार 5-5 बार हम खुद उसको चेक करते हैं। तो कैसे फेल हो जाएगा भाई? कोई ऐसे तो नहीं कि कहीं ऐसे ही घी लिया, दूध लिया, तेल लिया और भर दिया और पेल दिया, कैसे फेल हो जाएगा? तो मैं इसलिए इन बातों को कहना चाहता हूं। ये अब पतंजलि ब्रांड को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, इस बार मैंने कहा उनकी बैंड बजाओ। अब 100 से ज्यादा लोगों को हम लीगल नोटिस दे चुके हैं, कुछ पर एफआईआर करा चुके हैं, और इस बार मैंने कहा छोड़ना नहीं है। कुछ लोगों ने जैसे नोटिस भेजा हटा दिया, मैंने कहा हटा करके हमको जो डैमेज करना था तो कर दिया। आज पतंजलि का ब्रांड, चलो एक पतंजलि फूड्स की जो वैल्यू है नेटवर्थ हो 50,000 करोड़, पतंजलि का आज भी चले तो लिस्टिंग का प्रोसेस है और एक प्रक्रिया है कैपिटल मार्केट की। अरे पतंजलि और स्वामी रामदेव की आज नेटवर्थ आज भी 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। तुम कैसे किसी को हानि पहुंचा सकते हो? कोई आदमी अपना जीवन खपा करके अपनी इमेज बनाता है, अपना विश्वास बनाता है, एक ब्रांड क्रिएट करता है, करोड़ों लोगों के भीतर अपनी एक भरोसा पैदा करता है, और आप एक क्षण में उसको ढा देंगे। तो इस बार हमने उनके ऊपर क्रिमिनल जो है नोटिस भेजे और क्रिमिनल में ठोकेंगे, और जिन लोगों ने ये साजिश की उनको छोड़ेंगे नहीं। अब सामने तो आते नहीं है जो बड़े बड़े माफिया हैं ये, लेकिन जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होकर के दूसरों के एमएनसीज के पेरोल के ऊपर, या मेडिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, पॉलिटिकल माफिया, कॉर्पोरेट माफिया के पेरोल के ऊपर काम करने वाले कुछ जो भोंकू लोग हैं, उनको भी, उन भोंकू और भोंदू लोगों को भी हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि यदि मैं गलत हूं तो मैं कहता हूं मुझे सरेआम चौराहे पर फांसी पर लटका दो, लेकिन मैं गलत नहीं हूं तो मेरे बारे में आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? ये तो एक घी का परिप्रेक्ष्य था। अब इसका जो है पूरा डिटेलिंग करने में, क्योंकि वो बड़ा टेक्निकल हो जाता है और उबाऊ जैसा लगता है कि ये क्या फैटी एसिड प्रोफाइल है और क्या इसके आरएम वैल्यू है और क्या 75 पैरामीटर है, उसकी डिटेल में जिसको जाना हो पतंजलि फूड्स लिमिटेड की वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप लोग देख लेना। एक और बड़ी साजिश चल रही है कि गाय को ही खत्म किया जाए। जैसे कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ा मानवीय
शक्तियों के ह्रास का अथवा मानवीय षड्यंत्र का अथवा मानवीय दुर्बलताओं का किसी न किसी रूप में कोरोना क्या है अभी कोई सही नहीं बता सकता। ये मैन मेड है या नेचुरल है, ये कोरोना पैदा हुआ, ये चाइना ने पैदा किया या किसने किया। खूब ट्रंप से लेकर के, चाइना से लेकर के, WHO से लेकर के और अलग अलग जो प्रकृति प्रेमी है, मेरे जैसे योग आयुर्वेद प्रेमी है, अलग अलग इसमें बहसें हो सकती है। लेकिन यह सच है कि कोरोना अपने आप में एक साधारण रोग नहीं था और कोरोना के बाद जो उसके मैनेजमेंट के लिए, जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो चीजें चली वो भी सामान्य नहीं थी। कोरोना के बाद जो एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड दिए गए वो सामान्य घटना नहीं है और कोरोना के बाद जो वैक्सीनेशन और उसके बाद बूस्टर डोज चल रही है वो भी सामान्य नहीं है। दुर्भाग्य है क्या कोरोना और कोरोना के बाद वैक्सीनेशन, डबल डोज और ट्रिपल डोज और उसके बाद में जो है बूस्टर डोज, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, क्या कहीं पर भी इसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है? मैंने देखे हैं वो लोग, आंखों में आंसू, तड़पते बिलखते लोग, और आप लोग भी अब तो देख रहे हो। कोरोना तो चला गया लेकिन जवान बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, लिवर किडनी फेल हो रहे हैं, उसके बाद वात पित्त कफ त्रिदोषों का प्रकोप हो रहा है। कोरोना के बाद लोगों को अभी भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी और बाइपोलर डिसऑर्डर्स। कौन सा ऐसा रोग है जो कोरोना के बाद नहीं हुआ? जैसे कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्यमय रोग है और कोरोना के मैनेजमेंट, कोरोना की वैक्सीन और उसके बाद का पूरा जो ताना बाना है, आने वाले 100 साल तक ये दुनिया भोगती रहेगी। कोरोना काल में जो बच्चे पैदा हुए, कोरोना होने के बाद जिन मां बाप ने बच्चे पैदा किए, कोरोना काल में जो बच्चे पैदा हुए, उनके ऊपर इसका असर 1 शताब्दी तक कम से कम दिखेगा। और तुम्हारे सामने रामदेव छाती ठोक करके खड़ा हुआ है, ना कोरोना और ना कोरोना के जो कुणबा है उसका ऊपर स्वामी रामदेव पर उसके बहुत सारे अवतार आए, स्वामी रामदेव पर तो कोई असर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं योग करता हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद का प्रयोग करता हूं, क्योंकि मैं प्रकृति और संस्कृति के साथ समन्वय बैठा करके जीवन को जीता हूं। अब एक और नया षड्यंत्र, कोरोना के बाद अब एक लंपी वायरस सनातन मूल्यों के ऊपर सबसे बड़ी चोट करने के लिए, गाय को बीमार करने के लिए और गायों को मारने के लिए कहीं ना कहीं से फैलाया गया। कोई कहता पाकिस्तान की ओर से आया, पता नहीं कहां से आया। खबर तो यही है कि पाकिस्तान की ओर से आया। जैसे ये कोरोना चाइना की ओर से आया था, ऐसे पाकिस्तान की ओर से लंपी वायरस आया, लाखों गोधन मर गए उससे। सरकारों को और जागरूक होने की जरूरत है। जिन गायों की इम्यूनिटी अच्छी उनको नहीं हो रहा। मैंने अपने गौशाला में विजिट की, आधी गायों को लंपी वायरस हो गया। मैंने कभी कैसे हो गया? मुझे पता नहीं कहां से हो गया। हमारी गायें 2000 गायें हमारी हरिद्वार की गौशाला में रहती, उन्हीं का दूध मैं भी पीता हूं। पूरा पतंजलि पीता, हमारे सन्यासी पीते, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास 2-3 साल के, वो भी पीते हैं। खैर किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, उन्हीं का दूध हम पी रहे हैं, अभी भी पी रहे हैं। लेकिन आधी गायों को हो गया तो मैंने उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको भी गिलोय खिलाया। हमारी गाय ठीक है, हमारी एक भी गाय हमने मरने नहीं दी। गिलोय पिलाई, कायाकल्प पिलाया, सुदर्शन घनवटी खिलाई, जो आदमी को डोज देते वही 8 गुना डोज उनको देनी शुरू की। अब कह रहे लंपी वायरस जिन गायों को हो चुका, उनका दूध मत पियो, उनका घी मत खाओ, उनका मक्खन मत खाओ, उनका पनीर मत खाओ। अब जो है नया मार्केट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, उसमें भी अलग तरह का पूरा दुनिया का जो बाजार है, दुनिया का जो व्यापार है, कारोबार है, उसमें पीछे कितने बड़े रहस्य होते हैं, कितने बड़े षड्यंत्र होते हैं और किस तरह से प्रायोजित तरीके से चीजें की जाती हैं, हम तो उसके आर पार देखने का भी सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इतने तामसिक और राजसिक लोग भरे पड़े हैं विध्वंस करने के लिए। तो लंपी वायरस भी मुझे लगता है इसके ऊपर पूरी खोजबीन होनी चाहिए। सरकारों को भी इस दिशा में और पुरुषार्थ करना चाहिए कि आखिर फैल कैसे रहा है। कोई कहता मक्खी से फैल रहा है, 2 किलोमीटर तक फैल जाता, कोई कहता अब हमारी जहां गाय है वहां तो 2 किलोमीटर तक, हमारी तो जंगल में गौशाला है, उसके 5 किलोमीटर तक आबादी भी नहीं है, वहां कैसे फैल गया भाई? कैसे गया? तो इसका मतलब कोई ना कोई इसमें भी बड़ा तत्व मिलेगा, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी कोई रिसर्च करके नहीं आया हूं, क्योंकि हमारे तो रिसर्च करने के बाद भी मैंने कहा ना, आंवला, एलोवेरा, हनी, च्यवनप्राश और कोरोनिल से लेकर के सब चीजों पर विवाद। एक बार तो विवाद की हद हो गई, बोले स्वामी रामदेव को हार्ट अटैक हो गया, बाईपास करवाया। स्वामी रामदेव नोली कर रहे थे
और नोली करते करते स्वामी रामदेव का पेट बीच में उलझ गया और अमेरिका में जाकर के, ब्रिटेन में जाकर के पेट की सर्जरी कराई। किसी ने मेरे घुटने की सर्जरी और एक ने तो मेरी एक्सीडेंट में मौत ही दिखला दी। लो अभी भी आपके सामने घुमाता हूं, उलझ के दिखाई, कहां उलझेगी। बाईं ओर से भी घुमा दियो और दाईं ओर से भी घुमा दियो, ऊपर नीचे भी घुमा देता हूं। उलझ के दिखाओ। बोले बाबा स्वामी रामदेव की आंत उलझ गई। दूसरों को कहता ऑपरेशन मत कराओ, अपने आंत का ऑपरेशन। मैंने छाती खोल करके दिखाई, देखो कहां टांके लगे, कहां बाईपास हुआ है। और बोले विदेशी हॉस्पिटल में कराए, हिंदुस्तान में करवाते तो पोल पट्टी खुल जाती बाबा की। दूसरों के घुटने ठीक करने की गारंटी लेता, अपने घुटने का ऑपरेशन। मेरे साथ में आज 54-55 साल की मेरी उम्र है, कोई मेरे साथ दौड़ लगा करके दिखा दे और नंबर 1 आऊंगा। मैं पीटी उषा तो नहीं हूं, लेकिन मिली थी अभी मेरे से पिछले दिन, बाबा जी आप भी बहुत तेज दौड़ते हैं। मैंने कहा अभी भी दौड़ सकता हूं। चलो, जो अपने आप को फिट कहने का दंभ भरते हैं ना, स्वामी रामदेव के साथ मेरी उम्र का कोई भी हिंदुस्तान में व्यक्ति मुझसे कुश्ती लड़ सकता है, मेरे साथ दौड़ सकता है, मेरी मेमोरी का, मेरे आईक्यू लेवल का टेस्ट कर सकता है। और उसके बावजूद भी कोई योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान को, भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान आंदोलन को कोई दबाना चाहे, कुचलना चाहे, मिटाना चाहे, यह तो मैं नहीं होने दूंगा। तो आज मैंने ये अलग अलग संदर्भ आपके बीच में इसलिए रखे कि लोग लाख कोशिश करने के बावजूद भी स्वामी रामदेव को गिरा ना सके, झुका ना सके, अपने पद से हटा ना सके। बहुत से तो इसीलिए मुझे परेशान कर दे कि किसी दिन तो इस बाबा रामदेव के मन में आ जाए, रहे बहुत झंझट है काम करने में, छोड़ो ना। प्रारब्ध खल विघ्न भय नीति प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्य विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति निंदन्तु नीति निरूपणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तिरेव न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ऐसी हमारी ये परंपरा में कहा जाता है कि कुछ लोग तो अरे बड़ा झंझट है इसमें, तो बड़ा पंगा है, काम मत शुरू करो, कुछ शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं। लोग वो होते हैं जो किसी काम को करके जब तक लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते तब तक रुकते नहीं। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। आज जो पतंजलि फूड्स का मामला है, चाहे वो खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का पाम प्लांटेशन का मामला है, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल्स में, इसमें भी 50,000 करोड़ की इस पूरी न्यूट्रास्यूटिकल्स के बाजार पर एमएनसीज का ये एकाधिकार था, वो तोड़ दिया। अब हमने इसको और बड़ा लेकर के जा रहे हैं। एक एमवे नाम की कंपनी जो करीब 3,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती थी, और भी दुनिया भर की, अमेरिका की, ब्रिटेन की और कहां यूरोप आदि की कंपनियां इसमें पूरा एकाधिकार करके बैठी हुई थी। और हमने ये विस्तारवाद, ये पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की तो जड़ें खोदी और किया ही क्या हमने। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स को भी हम बहुत बड़े रूप में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और एमएलएम का भी एक नया स्वरूप, हम इस देश में करीब 50 से 80% लोग कुपोषण की शिकार हैं, उनको भी नेचुरल तरीके से बने हुए विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और तमाम तरह के ये सारे प्रोटीन पाउडर्स, प्लांट बेस्ड, नेचुरल, ऑर्गेनिक, इन सब को हम पब्लिक के बीच में लेकर के जा रहे हैं। तो चाहे बात न्यूट्रास्यूटिकल की हो, चाहे फूड की हो, चाहे वो ऑयल की बात हो, चाहे किसी भी तरह से पाम प्लांटेशन की बात हो, सभी दिशाओं से। ये तो मैंने पतंजलि फूड्स जिसके ऊपर ये आरोप लगाए गए और एक लिस्टेड कंपनी है, उसके साथ करोड़ों इन्वेस्टर्स का हित जुड़ा हुआ है। आप ऐसे किसी के साथ कैसे कोई गलत जो है आरोप लगा सकते हैं? और मैं तो बस इतनी बात कह करके आपको प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूं कि मेरी ये भीष्म प्रतिज्ञा है, मेरा ये देश के 140 करोड़ से अधिक भारतीयों को यह आश्वासन है कि स्वामी रामदेव मर सकता है, मिट सकता है, अंतिम श्वास तक देश के साथ किसी भी प्रकार से कोई धोखा, कोई विश्वासघात नहीं कर सकता। यदि किसी दिन मुझसे अनजाने में भी भूल हो गई तो मैं हाथ जोड़ करके देश से माफी मांगूंगा कि मुझसे ये गलती हुई है, मैं इसका सुधार करता हूं। लेकिन जब मैंने गलत नहीं किया तो कोई मुझ पर झूठे आरोप लगा करके और मुझे अपराधी तो साबित कम से कम नहीं कर सकता। आपके कोई प्रश्न हो उसके लिए भी मैं आमंत्रित करता हूं। और हमारे
पतंजलि फूड्स के सीईओ हैं संजीव अस्थाना जी, जो बहुत लंबे अरसे से अलग अलग कॉर्पोरेट्स के अंदर काम कर चुके हैं, वो भी मेरे साथ हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे मीडिया के भाइयों को बहनों को मैं आमंत्रित करता हूं, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी जरूर जरूर। ये पहली बार सरकारी एजेंसी के द्वारा एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। अब उसमें कौन लोग सम्मिलित, सरकार इसमें सम्मिलित नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि सरकार यदि सम्मिलित होती, अब आपने देखा होगा, हमने अपने आदमी भेजे, सारी रिपोर्ट भेजी, हमने सैंपल भेजे, भाई हमने टेस्ट किया है, घी फेल नहीं, आप कैसे फेल दिखा रहे हो? तो सरकार की तरफ से, माने जो शासन में लोग है, रूलिंग पार्टी है, उसको मैं सेफ गार्ड नहीं कर रहा हूं, उसको मैं कोई ये नहीं कर रहा हूं कि उनके ऊपर कोई मैं किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से मैं क्यों बचना चाह रहा हूं, क्योंकि तो उनकी कोई गलती नहीं है। एक अधिकारी है, उसने अधिकारी ने गड़बड़ की है ना, मैंने आपके सामने सारे पैरामीटर रखे। तो सरकारों को अपनी लैब्स अच्छी करनी चाहिए और जो इस तरह के गैर जिम्मेदार लोगों उनको दंडित करना चाहिए। ये तो सरकार की दूसरा सवाल आपने कहा कि पॉलिटिकल तरफ से भी आप पे टारगेट किए जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो पॉलिटिकल आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? आप लोगों ने 2009 से लेकर के 2013 तक 5 साल मैंने लाखों किलोमीटर देश में घूमा है, काला धन भ्रष्टाचार व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन चलाया है, तो आप लोग तो सब जानते हो कि कुछ लोग पॉलिटिकली हमको पसंद नहीं करते, तो ये तो जग जाहिर है ना। नहीं, लेकिन उस व्यवस्था परिवर्तन में कौन कौन सी मांगे आपकी पूरी होगी, कौन बाकी रह गई है, जिसके देखो आपने अभी जिक्र किया? मैं एक बात व्यवस्था उसके ऊपर आता हूं, भ्रष्टाचार, काला धन व्यवस्था परिवर्तन, पेट्रोल डीजल के दाम, मुझे रोज ट्रोल किया जाता है इसमें। मैंने अपना धर्म पूरा किया, मेरा मूल धर्म योग धर्म, अध्यात्म धर्म, सनातन धर्म, संन्यास धर्म, ऋषि धर्म है, और इसी धर्म को निभाने के लिए मैं पुरुषार्थ करता हूं और उससे भी जो अर्थ आता है उसको परमार्थ में लगाता हूं। उसके अलावा मैंने काले धन का काम अब देश के वजीर पर विश्वास किया है और काले मन को मैं अच्छा करने में मैं लगा हूं। मींस अपना काम मैं प्रामाणिकता से कर रहा हूं और मैं ऐसा मानता हूं, देखता भी हूं, सरकार में और शासन में जो लोग हैं वो भी जो नीतियां बना रहे हैं, जिस नियत से नेतृत्व दे रहे हैं, उनके मन में तो कम से कम कोई खोट नहीं लगता। देश इतना बड़ा है, उसको सभी दिशाओं से आगे बढ़ाने में वक्त तो लगता है, लेकिन वो एक अच्छी नियत से काम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर भी बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं। एक बार मेरा वायरल वीडियो किया गया कि जब एक बहुत घटिया मानसिकता के साथ 10 बार मेरे से प्रश्न पूछा, बाबा पेट्रोल 35 रुपए में कब देगा? मैंने कहा भाई मैं पेट्रोल पंप नहीं चलाता। बोले देना पड़ेगा। मैंने कहा तू अपनी ऐसी तैसी करवा। अब ये हमारे गांव की भाषा मैंने बोल दी, तो उसमें भी मुझे ट्रोल किया गया। अरे भाई मैं जो है पेट्रोल नहीं बनाता, डीजल नहीं बनाता, मैंने जिस आधार पर कैलकुलेशन किया था कि आप टैक्सेशन यदि कम कर देते और दूसरी जगह से आपको टैक्स मिल जाता है तो आप इसको कम क्यों नहीं कर सकते? कम कर सकते। तो वो मैकेनिज्म तो आज भी लागू हो तो चीजें हो सकती हैं। तो मैं इस पूरे संदर्भ में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तो इतना ही देखता हूं, क्योंकि पक्ष विपक्ष राजनीति एक अलग तरह की मानसिकता से चलती है। मैं राजनीतिक रूप से मैंने जब देश में एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखा तब जरूर आवाजें उठाई। अब मेरे पास अपना काम करने से फुर्सत नहीं। जी बाबा जी, 2 सवाल है मेरे, एक एक करके आप शांत रहिए। हाँ जी बाबा, मेरा सवाल पहला ये है कि जब कोविड का दौर आया तो आप कोरोनिल लेके आए थे कि कोरोनिल है, लंपी वायरस वाकई देश के सामने एक बहुत गंभीर समस्या बन गई। आपने कहा कि आपके गौशाला के भी जो आधी गायें हो बीमार हैं, क्या नहीं? बीमार उनको भी हुआ, हमने उनको एक को भी मरने नहीं दिया और सब गायों को ठीक किया। वही कह रहा हूं, लेकिन कई जगह इससे देश के अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं कि लंपी वायरस से जो गोवंश है उनकी मौत हो रही है, की संख्या में, लाखों की तादाद में। तो मैं वही जानना चाहता हूं कि क्या पतंजलि इस दिशा में भी कोई काम करा कि आने वाले समय में क्या कोई दवा लेके आप आ रहे हैं लंपी वायरस के लिए? पहले इसका जवाब, फिर एक और। जरूर। देखिए, जब हमने कोरोनिल बनाई खूब विवाद किया लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों की हमने जान बचाई योग और आयुर्वेद के बल पर, और 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में छापे। और दुर्भाग्य उसमें भी हमने एक जो अणु तेल जो 25 रुपए में बनाया और दूसरी कंपनी उसी को 75 रुपए का बेच रही थी, बोलो उसमें फंगस लग गई। अरे घी और तेल में कभी फंगस ही नहीं लगती। वो भी एक पिछले दिनों एक वायरल हुआ, कई मीडिया हाउसेस से फोन आए, आपका क्या कहना, आपके ऊपर ये आरोप है कि आपके अणु तेल में भी फंगस लग गई। तो लंपी वायरस के ऊपर
हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी ही इसमें जो भी प्रगति होगी उससे हम जरूर अवगत कराएंगे। हमने कहा हमने अपनी गायों को नहीं मरने दिया और अपनी गायों को काफी हद तक हमने स्वस्थ कर लिया है। और उसमें एक कॉमन तत्व देखा गया है, जिस भी पशु की अच्छी इम्यूनिटी है उसको नहीं हो रहा, तो उसमें एज ए इम्यूनिटी बूस्टर हम गिलोय, अश्वगंधा और बाकी जो हमारी परंपरागत चीजें वो तो दे रहे हैं, उसके अलावा भी जो रक्त शोधक द्रव्य हैं, जो भी शुद्धिकरण के लिए, डिटॉक्स करने के लिए जो चीजें दी जाती है उस पर भी काम कर रहे हैं। लेप लगाने से लेकर के उनको अलग अलग प्रकार के क्वाथ पिलाने से लेकर के, और जो आयुर्वेदिक औषधियां जो मनुष्यों के लिए देते हैं अलग अलग प्रकार के वायरस होने पर, उनका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। तो और भी लोग इससे करें, तो जब आप गाय बच गई हैं तो और भी लोग इसके और ये कारण है कि आपने देखा होगा, अमूल हो या मदर डेयरी हो, 2-2, 4-4 रुपए लोगों ने दूध के भाव बढ़ाए, बटर के भाव आसमान पर हैं। पहली बार मुझे आपके सामने बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज गाय का घी सबसे ज्यादा महंगा पतंजलि को बेचना पड़ रहा है। जैसे ही ये चीजें सामान्य होंगी मैं वापस रेट कम करूंगा। आज मैंने 650 का भाव करना पड़ा। और अच्छा, एक और आपके उसमें बाद में और प्रश्न ले लूंगा। कुछ लोग कहते 1000 रुपए से सस्ते में गाय का घी कोई बेच ही नहीं सकता, यह भी एक आरोप लगाया जाता मुझ पर। मैं कहता हूं भाई, हमने अपनी गाय रखी है, गाय का दूध कलेक्शन करते हैं पूरे महाराष्ट्र से लेकर के, कर्नाटक से लेकर के और तमिलनाडु तक, जो जो गायें जहां पर पाली जाती है वहां से हम बटर भी कलेक्ट करते हैं 100% प्रामाणिकता के साथ। लेकिन एक बात आपसे यह कहना चाहते हैं कि अकेले यदि केवल घी बनाया जाए गाय के दूध से, उसके बाय प्रोडक्ट अर्थात उसके बाद जो बच जाती है उसका छाछ बनाया जाता है या टोंट मिल्क बेचा जाता है, उससे रिकवरी होती है मूल्य की। यदि बाय प्रोडक्ट ना बनाए जाए तो इतने रुपए में भी हम गाय का घी उपलब्ध नहीं करा सकते जितने आज करवा रहे हैं। और जैसे लंपी वायरस का असर कम होगा और चीजें सामान्य होंगी, हम रेट घटाएंगे, ये भी मेरा प्रोमिस है। अगला कोई प्रश्न है तो आप जी। बिल्कुल बाबा, एक चीज और, जैसे आप कह रहे थे जो भी सवाल उठे, चाहे घी को लेकर हो और तेल को लेकर, आपने सारी बातें आज बिल्कुल स्पष्ट कर दी। तो माना जाए कि इसके बाद अब कोई बातें नहीं रहेगी, और जैसा आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये दुष्प्रचार था, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। नहीं, कभी ना था ना है ना करेंगे, क्यों करेंगे? और एक प्रोसेस है। मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूं, आप आकर के हमारी पतंजलि आयुर्वेद की जो हमारी सेंट्रल लैब वो देखिए, पीआरआई का रिसर्च सेंटर देखिए। हमारे पास में कम से कम हमने, आप यदि टोटल चीजों को इवेल्युएट करो तो 500 से 1000 करोड़ के बीच में इसी काम के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चीजों की जांच करने के लिए। और जो अलग अलग सरकारों के पास में भी जो फैसिलिटी नहीं है वो हमारे पास में है। तो हम अपने कोई भी प्रोडक्ट को बाजार में उतारने से पहले 100 तरह से उसकी टेस्टिंग करते हैं। हमने कहा गवर्नमेंट के पैरामीटर 10 हैं, क्योंकि हमारे 75 पैरामीटर्स को हम फॉलो करते हैं। क्यों? हमारी जिम्मेदारी देश और देशवासियों के प्रति है, और पूरी दुनिया में जो लोग पतंजलि में विश्वास करते हैं, तो एक छोटी सी बात से तो आपके ऊपर तो भरोसा टूट जाएगा ना। हम अपना भरोसा कैसे टूटने देंगे? जी भाई साहब। बाबा, 2.5 दशक से आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में, और कम से कम 100 बार तो आपके ऊपर आरोप लगे ही हैं। कभी दवा में हड्डियों का मिश्रण करना हो, कभी कुछ इस तरह की तमाम आरोप लगे हैं। जी साहब। आप कहते हैं कि लैब्स जो है आपकी अत्याधुनिक लैब्स हैं, सरकार के लैब में जाती हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारी की गलती हो या कुछ भी हो, फेल होती है। कई बार अधिकारी की, कई बार मशीनों की गलती। तो आखिरकार कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो आप लोग ऐसा कुछ कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं तैयार करते जिससे कि ये तमाम जो सवाल हैं वो बार बार उठे ही ना, 100 बार से ज्यादा जो आरोप लगते हैं वो ना उठे? देखिए, अब इसमें ना बहुत से, ये तो सरकारी मामला तो 1-2 बार का ही है। ये आंवला एलोवेरा की ब्रिक्स को लेकर के आया था, और जो है ये मैंने कहा अब ये नया आ गया मामला गाय के घी का, जो फैटी एसिड प्रोफाइल जो इस समय लागू भी नहीं है और उनकी लैब उसके लिए जो है पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो बाकी चीजें तो फालतू में मुझ पर आरोप लगाए जाते हैं। मेरे चारित्रिक रूप से आरोप लगाने से लेकर के वैयक्तिक रूप से लेकर के, माने ये तो भगवान की गनीमत समझो कि मैं सन्यासी, भाई ऐसे आसमान से तो नहीं टपका, किसी कुलवंश में तो मेरा जन्म हुआ होगा। मेरे जन्म से लेकर के, मेरी जाति से लेकर के, घर परिवार से लेकर के, मेरी गुरु परंपरा से लेकर के, मेरे थॉट प्रोसेस, मेरी आइडियोलॉजी से लेकर के कहां कहां मुझे नहीं घसीटा गया। लेकिन मैं जो हूं एकदम बेधड़क होकर के और आकर के आपके सामने बात करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मेरा इरादा साफ है। लेकिन बात वही है, स्वामी रामदेव के समर्थ होने से बहुत लोगों की चूलें हिलती हैं, यह है मामला। जी
स्वामी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि षड्यंत्र पतंजलि के खिलाफ किया जा रहा है और चूंकि आप भगवा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो क्या ये जो लोग ऐसा षड्यंत्र चला रहे हैं, तो क्या सीमा पार से इसकी फंडिंग हो रही है? कौन लोग इसको फंडिंग कर रहे हैं? इस मामला फिर ज्यादा गंभीर हो जाएगा। अब फंडिंग कहाँ किसकी हो रही है? अब ये मदरसों से लेकर के, पॉलिटिकल पार्टियों से लेकर के, पक्ष विपक्ष के ऊपर अलग अलग प्रकार के जो है तीर कमान चलते रहते हैं। भाई उस क्षेत्र में हम, उस काली कोठी में हम नहीं घुसना चाहते, लेकिन इतनी बात जरूर है कि एक सन्यासी, आप ये बताओ, मैं आपसे बस एक लास्ट बात कहना चाहता हूं, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक स्वामी रामदेव कर्म और पुरुषार्थ को अपना देवता भगवान अपनी पूजा मान करके करता है। इसके अलावा मैंने किया क्या है? जन्म से लेकर के आज तक, अब तो मैं 50 साल पार कर चुका हूं, मैंने गुनाह क्या किया है? फिर मेरे ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं भाई? इसका मतलब है कुछ लोगों को मेरा भगवा पसंद नहीं आता, कुछ लोगों को योग पसंद नहीं आता। स्वामी रामदेव तो बहाना है। योग, आयुर्वेद और सनातन संस्कृति को निशाना बनाना, इसको ढाना। मैं कहता हूं, मैं आने वाले 10, 15, 20, 25 साल में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को योग करता हुआ कर दूंगा और करूंगा। बिगाड़ लो किसके जो बिगाड़ना है। अरे पूरी दुनिया की जरूरत है। तो लोगों को ऐसा लगता है अरे स्वामी रामदेव तो 500 करोड़ से ज्यादा लोगों को योगमय कर देगा, ये तो सनातन संस्कृति की विजय यात्रा लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो तेरे पेट में क्यों दर्द है? तू भी कपालभाति अनुलोम विलोम कर। तो बहुत लोगों को स्वामी रामदेव का जो काम है, अभियान है, वो पसंद नहीं है। बाबा जी इधर है जी। आए जरूर आईपीओ के साथ, बारे मामला पैसा तो वही है, पूछो। बाबा जी, मैं भी यही जानना चाह रहा था कि आपका आईपीओ की अभी क्या पोजीशन है, कब तक लेकर के आएंगे आप, और क्या रजिस्ट्रार वगैरह उसके आप लोगों ने फाइनल कर दिए हैं? दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपने कहा हमने 100 लोगों के खिलाफ नोटिस इशू किए हैं। इट विल बी बेटर अगर आप उन लोग के नाम या कुछ ग्रुप को हिंट कर सके, बता सके। जरूर, वो हम सब जिनके भी नाम हमने नोटिस इशू किए हैं, वो भी सब आपको हमारी पतंजलि फूड्स की वेबसाइट पर डाल देंगे। इस बार पूरा खुलेआम जो है ये लड़ाई होगी, पारदर्शिता के साथ। और जिन लोगों ने किया है, अब वो खाली जो है अपनी वेबसाइट जो चला रहे हैं, जो मैंने कहा बात छोकू, कुछ भोपू, कुछ बिके हुए, कुछ ऐसे ही सड़ियल तरह के लोग जिनका 2 कौड़ी का देश के लिए योगदान नहीं, और मुझे सैकड़ों तरह की गालियां देकर के और जो है वो लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। इस बार उनको पूरा तसल्ली से जवाब दिया जाएगा। तो सबके नाम, एड्रेस, पता सहित पतंजलि फूड्स की वेबसाइट के ऊपर इन सारे षड्यंत्रकारियों के नाम और उनके ऊपर किस किस पर क्या। इस बार हमने कहा कि लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ना। पहले मैं बीच में छोड़ देता था, चलो जो है अब हम अपने राह पर चले जा रहे हैं, इनको छोड़ो, इनको पंगा नहीं लेना है, मरने दो इनको। लेकिन इस बार मैंने कहा छोड़ेंगे नहीं। ये तो हम अपना काम से फुर्सत लें और हमको इनको फालतू के कामों में हमको लगाए रखना चाहते हैं। हम अपना काम करें कि इनके झूठे आरोपों को जवाब देते रहे। तो इस बार पूरा तसल्ली से इलाज होगा। जी भाई साहब। बाबा जी, हेलो हेलो। अरे भाई साहब थोड़ा इधर अंडरवेट है भाई साहब, एक तो वेट गेन आपके लिए लेके आया हूं। अरे इधर दो ना। अच्छा आईपीओ ले लो भाई साहब, माइक ले लो, कोई बात नहीं। थोड़ा मेरा हंसी मजाक का स्वभाव है, सात्विक हंसी मजाक करता हूं, तो आप परेशान मत होना। रामदेव जी नमस्कार। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जी जी, ये 4 आईपीओ अपने एक साथ ला रहे, व्हाट इज द रीजन? सेकंड थिंग, द सेबी क्लियरेंस, और थर्ड इट इज व्हाट इज द टाइम? देखो सेबी क्लियरेंस के लिए तो उसका प्रोसेस है, हम हर चीज का प्रोसेस फॉलो करते हैं। हमने रुचि सोया को टेक ओवर किया, उसका भी प्रोसेस किया। रुचि सोया का नाम पतंजलि आयुर्वेद रखा तो उसका भी, ये जो लीगल प्रोसेस है उसको हम 100%, मैंने 2 बात कही थी, भगवान का विधान और देश का संविधान कानून जो भी प्रोसेस है उसको हम फॉलो करते हैं। तो पहले जो एफपीओ किया, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था, वो भी हमने पूरा उसका जो भी लीगल प्रोसीजर वो फॉलो किया। अब नए भी जो आईपीओ आएंगे, अब क्योंकि तो फ्रेश आएंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर आएंगे, इसके लिए जो भी सेबी की गाइडलाइन होगी,
जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की गाइडलाइन होंगी वो सब हम फॉलो करेंगे, और 5 वर्ष में ये 5 महाप्रसाद देश को मिलेंगे। और जब देश की समृद्धि का इतिहास लिखा जाएगा, कोई 5 ट्रिलियन आगे तो फिर 10 ट्रिलियन डॉलर भी बनेगी भारत की इकोनॉमी, उसमें पतंजलि की एक बड़ी भागीदारी होगी। तो 5 वर्षों में, कुछ 1 वर्ष के बाद, कुछ 2 वर्ष के बाद, कुछ 3 वर्ष के बाद क्रमशः आते रहेंगे पूरा, क्योंकि हम पिछले 30 सालों से साहब सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आधारशिलाएं तैयार हो गए, अब ईंटें लग रही है, बहुत जल्दी ही अब शिलान्यास हो गया है, उद्घाटन करने में आपको भी बुलाएंगे और भंडारा देंगे अगली बार।